लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पारित कराने की होगी कोशिश। राज्यसभा में वन संरक्षण संशोधन समेत कई विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एनडीए गठबंधन के सांसदों के समूह के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 10 अगस्त तक चलेंगी बैठकें। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। वायरल वीडियो की पीड़ित महिलाएं भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। महिलाओं ने याचिका में एक स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। तेलंगाना में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम। नुकसान का करेगी आकलन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहले से प्रभावित इलाकों के दौरे पर। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आज से मैसूरू में T20 समिट। 3 दिन तक दुनिया भर के टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन। कल शाम तक 6 करोड़ से अधिक करदाताओं ने दाखिल किए रिटर्न। पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 50 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। अभी किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 249 रन। इंग्लैंड को जीत और सीरीज बराबरी के लिए लेने होंगे सभी 10 विकेट। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और नए हफ्ते की शुरुआत है। सोमवार का दिन है और आज एक बार फिर संसद का सत्र नई ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा है। ये बात अलग है कि मौजूदा मानसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार कुछ जरूरी विधेयक पारित करा रही है। अभी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी दोनों सदन में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया और दोपहर होते होते संसद का सत्र पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बात करें आज की तो बेहद अहम विधेयक दोनों सदन में पेश और पारित करने की सरकार की कोशिश होगी। पहले बात लोकसभा की, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर पारित कराने के लिए रखेंगे, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत ए या एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और अनाधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। वहीं राज्यसभा में भी आज महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, बशर्ते सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चले। उच्च सदन में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता विधेयक 1961 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सभी विधेयकों को पारित करा लिया जाए।
केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि वो सदन में आकर चर्चा करें, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का मामला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख के है ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। हम एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, उसमें उस प्रावधान को हम रख रहे हैं, क्योंकि कचहरी में, कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जजों को भी प्रभावित करते हैं, वकीलों को भी प्रभावित करते हैं, लिटिगेंट को भी प्रभावित करते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो वो बिल इंट्रोडक्शन के लिए आज लगा हुआ है। केंद्रीय संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग बार बार अपना पैंतरा बदल रहे हैं। मणिपुर की घटना पर वो चर्चा चाहते थे, जिसको सरकार ने मान लिया। इसके बाद कहने लगे कि पीएम सदन में बयान दें। ये लोग अब अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। इन लोगों की मंशा चर्चा नहीं, कुछ और ही है। पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि आपकी इस संबंध में डिमांड किया है। उन्होंने कहा इस पे चर्चा होनी चाहिए। और सीधे रुख करते हैं पार्लियामेंट का, जहां पीयूष गोयल इस वक्त बोल रहे हैं। करना चाहिए इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं। हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। माननीय सदस्यगण, फिलहाल एक ही मुद्दा है। क्या मैं सब माननीय सदस्यगण का नाम पढ़ूं या मैं विषय पढ़ूं? Honorable member, honorable members, one second. One second. Please. Honorable members, the importance of listed business of the House can never be overstated. Many of you have reflected on this time and again. In democracy, this is the highest platform enabling representatives of people to secure response from the government, thereby effecting accountability and transparency. Suspension of the business of the House that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. Rule 267, Rule 267 came to be invoked last occasion 5 years ago in 2018. Now, honorable members, the issue which is being raised by the honorable members, I would plead with utmost respect. The issue was raised by the honorable members in all seriousness on 20th of July. And on that day, honorable members would recollect, I had taken a call and given my ruling. The government on that day had agreed for a discussion, and today the leader of the House says he is ready to discuss and deliberate right now. At 2 o'clock,
right now we have the listed business. Okay. As per rule Honorable 176, members, we can discuss it whenever they are ready. I would request the honorable. One second, take it. I would get the sense of the house and most important input of the honorable LOP on the statement made by leader of the house that the government is ready to discuss the issue of Manipur today at 2 p.m. on this limited. Leader of the opposition. Respected Chairman, please, all of you. I have already given. तो पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा कि सरकार जो है वो मणिपुर के मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यहाँ पर अभी जो सूचीबद्ध कार्य है, जो लिस्टेड कार्य है, पहले उसको काम की अंजाम दिया जाए। उसके बाद 2 बजे, जिस तरह से सभापति ने इस वक्त ये घोषणा की है कि 2 बजे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के लिए जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो तैयार है। लेकिन एक बार फिर हमें सिर्फ विपक्ष की नारेबाजी और हो हल्ले की आवाज सुनाई दी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त वहां पर कुछ बोल रहे थे, उस पर भी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 2 बजे जो है वो राज्यसभा में चर्चा की जाएगी मणिपुर के मुद्दे पर, ऐसा सत्ता पक्ष ने राजी किया है, सत्ता पक्ष ने ये बात कही है। खबरों में आगे बढ़े तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहता हूं कि आप मणिपुर तो गए लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले बंगाल में कदम रखने से डरते हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में क्या होता है। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य के सांसद क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहां कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिलती है, क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहे। और दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार आमने सामने है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आपके चीफ व्हिप सुशील गुप्ता ने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने सांसदों को आज से लेकर 4 अगस्त तक हर दिन सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव से। आपको बता दें कि लगातार जो हंगामा है विपक्ष का वो जारी है और यहां पर लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई और उसे हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। यहां पर लगातार सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ।
यहाँ पर विकास, एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई है। नया हफ्ता था, शुरुआत हुई थी आज लोकसभा की कार्यवाही की। उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध है वो यहाँ पर होता नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर विपक्ष की वजह से कार्यवाही स्थगित की गई है। क्या कुछ अपडेट है? आपको मेरी आवाज मिल रही है विकास? तो विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार जो संसद का कार्य है वो बाधित यहां पर होता नजर आ रहा है। विकास, आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो यहां पर बिल्कुल, तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी यहां पर स्थगित हो गई है। लगातार कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पीयूष गोयल ने यहां पर कहा राज्यसभा में कि हम इसी वक्त तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य जो सूचीबद्ध हैं, जो लिस्टेड हैं, अगर वो पहले कर लिए जाएं तो बेहतर होगा। और 2 बजे ये निर्णय लिया गया कि 2 बजे जो है वो मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बार फिर विपक्ष की ओर से हो हल्ला और हंगामा जारी, और यहां पर दोनों ही सदनों की कार्यवाही इस वक्त स्थगित हो चुकी है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पहला ही दिन था इस हफ्ते। आज लोकसभा में 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ वही हंगामा देखने को मिला जो पिछले 2 हफ्तों से लगातार चल रहा है। हालांकि स्पीकर ने ये भी कहा, प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है मलावी से जो इस वक्त सदन की कार्यवाही को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बावजूद उसके इसी तरह हंगामा जारी रहा, नारेबाजी होती रही। और एक बार फिर स्पीकर ने पूछा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहे वो मणिपुर का मसला हो या फिर प्रश्नकाल या शून्यकाल हो। सुचारू रूप से मामले पर किसी बहस नहीं चल पा रही है। स्पीकर ने एक बार फिर आह्वान किया विपक्ष का, लेकिन जब हंगामा लगातार और नारेबाजी बढ़ती गई तो उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लगभग यही दृश्य राज्यसभा का भी था। राज्यसभा में भी जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, शून्यकाल शुरू हुआ, जबरदस्त शोर शराबा, नारेबाजी देखने को मिली। हालांकि वहां पर प्यासन ये कहते रहे कि वो बहस के लिए, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा जैसा हमने देखा, और वहां पर भी सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा में आप कहें कि प्रश्नकाल और शून्यकाल एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। और अब 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये उम्मीद है कि सरकार का जो विधायी कामकाज है, जो बिल आज पेश होने हैं या जिन पर चर्चा होनी है, वो कार्रवाई लोकसभा में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल विकास, लेकिन ऐसे में ये बात सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर चाहता क्या है विपक्ष? मणिपुर गए उनके 21 सांसद, वहां दौरा करके आए, वहां की स्थिति देखकर आए। अब लगातार जब ये बात कही जा रही है कि आए संसद में अपने अनुभव साझा करें, उस तमाम मुद्दों पर बात करें, तो यहाँ पर एक बार फिर सिर्फ चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही है। बिल्कुल, आप देखें कि सिर्फ मणिपुर का ही शोर सुनाई दे रहा है। यही बार बार मणिपुर पर चर्चा की जाए, यही विपक्ष शोर मचा रहा है। हालांकि अगर आप इसमें देखें कि पहले सरकार और दोनों सदनों में आसन ने ये कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार भी और स्पीकर भी, और राज्यसभा में सभापति ने भी ये कहा कि जब भी चर्चा चाहिए विपक्ष, उसको चर्चा के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन पहले जब हमने देखा, पहले हफ्ते में मांग ये थी कि बाकी सारे कामकाज स्थगित कर चर्चा हो, लेकिन जब इसके लिए भी सरकार तैयार हो गई तो उसके बाद मांग की गई कि प्रधानमंत्री खुद आकर बयान दें। फिर अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी है। अब जाहिर है कि जब उस पर चर्चा होगी तो फिर मणिपुर पर बातचीत करने के लिए, पर अपनी बात रखने के लिए विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी हंगामा जारी है। तो जैसा कि सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है और केंद्रीय मंत्री कई बार आरोप लगा चुके हैं, आज फिर से एक बार कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी आज सुबह ये बात फिर से कही कि जब उन विपक्षी सारी बातों को लेकर के सरकार और स्पीकर और सभापति तैयार हैं उनकी हर बात को लेकर के, तो फिर हंगामा मचाने के पीछे मंशा क्या है? क्या ये मणिपुर है या मंशा कुछ और है? बिल्कुल विकास, हमारे साथ राजेश राज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लगातार एक बार फिर वही आवाजें और वही शोरगुल नजर आ रहा है संसद में।
राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर लगातार जो है वो इंडिया के सदस्यों की बैठक तो हो रही है, उनके सांसदों की, लेकिन बाहर सड़क पे वो बयान दे रहे हैं, संसद में सिर्फ और सिर्फ उनका शोर शराबा सुनाई दे रहा है। यहाँ पर सभापति ने इस बात को कहा कि 2 बजे चर्चा होगी राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर, तो आखिर में विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है अपने इस रवैये पर? देखिए जय, जो 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई जो शुरू हुई तो गोवा के एक नए नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको सबसे पहले शपथ दिलाई गई, और शपथ दिलाए जाने के बाद जो सरकार की तरफ से कुछ कागजात जो टेबल किए जाते हैं विभिन्न समितियों की रिपोर्ट्स को, उसको रखा गया। और उसके बाद जैसे ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ करने की कोशिश की, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी कि नियम 267 के तहत 50 से अधिक लोगों ने नोटिस दिए हैं, और नोटिस जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर और फिर चर्चा कराए जाने को लेकर है। उस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और राज्यसभा में नेता सदन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने स्थान से उठे और उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ यह समझाने की कोशिश की कि जब हम चर्चा उस पर कराए जाने को लेकर तैयार हैं तो फिर विपक्ष के द्वारा हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। और पीयूष गोयल ने सदन के भीतर ये ऐलान किया कि सत्ता पक्ष जो है वो 2 बजे से चर्चा कराए जाने को लेकर रजामंद है। वह चाहती है कि आज का आज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो जाए। और इसके लिए राज्यसभा के जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि 2 बजे मणिपुर पर चर्चा शुरू करा ली जाए। सभापति ने यह कहा कि जब सरकार चाहती है कि 2 बजे से चर्चा हो जाए तो फिर विपक्ष को क्या आपत्ति है। लेकिन विपक्ष के जो सदस्य थे वो नेता सदन के बयान के बाद एलओपी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं विपक्ष के नेता, उनके बयान की प्रत्याशा चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनका भी बयान हो, लेकिन खड़गे जैसे ही सदन में उठे सत्ता पक्ष की तरफ से फिर हंगामा जो है वो शुरू किया गया, ये तर्क देकर कि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो विपक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया, लिहाजा जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने क्यों दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद सभापति के समझाने के बाद सत्ता पक्ष के लोग मान गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना वक्तव्य स्टार्ट किया, बोलना शुरू किया और उन्होंने फिर यही तर्क दिया कि चर्चा हो लेकिन नियम 267 के तहत हो, और उसमें नियम 267 यही कहता है कि उसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। और सरकार का कहना है कि जो सभापति का कहना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो 2.5 से 3 घंटे का जो वक्त है उसके तहत इस पर चर्चा करा ली जाए। तो विपक्ष जो है अभी भी नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है, और जिसकी वजह से सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वो बहुत आंदोलित और उत्तेजित नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्रवाई को 12 बजे के लिए कर दिया। अब देखना होगा कि जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर विपक्ष का क्या कुछ रुख दिखाई पड़ता है। बहरहाल विपक्ष जो है वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सदन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, तो नियम 176 बनाम नियम 267 जिसके चलते ये पूरा घमासान अटका हुआ है मणिपुर का, जो पूरी चर्चा होनी यहाँ पर सभापति की ओर से ये बात कही दी गई कि 2 बजे जो होगी वो राज्यसभा में चर्चा होगी। मणिपुर के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन फिलहाल जो लिस्टेड काम है वो कर लिए जाए। राजेश, ये जो 176 बनाम नियम 267 है जिस पर ये पूरा जो घमासान जारी है, क्योंकि संसद के बाहर सड़क पर और विभिन्न कक्षों में तो यहाँ पर विपक्ष की बैठकें जारी हैं, मंथन जारी है, लेकिन संसद में सिर्फ शोर हल्ला और शोरगुल और नारेबाजी सुनाई दे रही है। ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये 2 नियमों के बीच क्यों अटकी हुई है इस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच जो ये घमासान हो रखा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि नियम 267 ये कहता है कि इसमें चर्चा के बाद जो है संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं वो इस पर रिप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। और विपक्ष का ये तर्क है कि इस पर सबसे पहले प्रधानमंत्री आकर बयान दें और बयान के बाद चर्चा शुरू कराई जाए। और सत्ता पक्ष का कहना है कि नियम 176 के तहत जो है 2.5 से 3 घंटे का वक्त जो है वो मुकर्रर की जाए और उस पर चर्चा हो। संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं यानी गृह मंत्री उस पर चर्चा पर जवाब देंगे, जो कि मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो होम मिनिस्ट्री के लोग हैं वो इस पर बयान देंगे। तो कहीं ना कहीं
जो पेच है वो नियम 176 और 267 के तहत ये फंसा हुआ है, और जिसकी वजह से सदन का जो कीमती वक्त है वो बर्बाद हो रहा है। करोड़ों रुपए जो देश की भोली भाली जनता के जो टैक्स के पैसे हैं, वो पैसे को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने की वजह से वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो देश की आम जनता है उसके मन में ये जरूर निराशा हो रही होगी कि कॉमन पीपल जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, वो कॉमन पीपल अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं को उठा नहीं पा रहे हैं। और सदन में जब कोई मसला उठता है जया, तो निश्चित तौर पर उसकी गूंज जो है दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक पहुंचती है और उस समस्या का निष्पादन भी होता है। लिहाजा कॉमन पीपल की जो आकांक्षाओं के प्रति जो के जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों की आवाज जो है वो दबती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर तमाम जो सांसद हैं जो सदन में सवाल पूछना चाहते हैं वो अपनी बातें पूछ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं देश की जनता का ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और हमें ये समझना होगा कि विपक्ष तकरीबन जो मैं देख पा रहा हूँ कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में जब वो सत्ता में आए तो शुरू के 2-3 वर्षों में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ा, लेकिन बाद के काल में विपक्ष जो है संसद में लगातार अवरोध पैदा करता रहा, और खास करके 2019 से जो 2024 का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान लगभग हमने देखा कि सदन में भारी हंगामा और शोर शराबा जो है वो क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई कायदे से नहीं चल पाई। हालांकि ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद लोकसभा स्पीकर ने देर रात तक सदन की कार्रवाई चलाकर एक हद तक उसकी भरपाई करने की जरूर कोशिश की, और सदन में लगातार 12 बजे से पहले तक सदन की कार्रवाई चलाकर नए सदस्यों को सवाल पूछने के मौके भी दिए गए। लेकिन बाद के जो काल थे, इधर पिछले 2 वर्षों से अगर हम देखें तो सदन की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ठप जैसे माहौल दिखाई पड़ते हैं, और यही वजह है कि सत्ता पक्ष की मजबूरी हो जाती है कि वो हंगामे और शोर शराबे के बीच ही जो सदन के जो कामकाज हैं, जो विधायी कार्य हैं, उन विधायी कार्यों को निपटाने की कोशिश शोर शराबे के बीच ही करने की उनकी मजबूरी साफ साफ दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बार फिर जो है जो सत्र की कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही है विपक्ष के हंगामे के चलते। हमने पीछे भी देखा, इसका जिक्र राजेश राज कर रहे थे कि पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते पूरा सत्र भेंट चढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो विपक्ष है इस मुद्दे को उठा तो रहा है संसद के बाहर, लेकिन मणिपुर पर चर्चा के लिए जब सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो ऐसे में वो लगातार हंगामे पे क्यों अड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। लेकिन फिलहाल दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है विपक्ष के हंगामे के चलते। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे और बीजेपी इसके लिए अभी से कमर कस चुकी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के दलों से मुलाकात की थी। उससे आगे बढ़कर अब प्रधानमंत्री आज से एक नई सियासी मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वो एनडीए के सांसदों से बारी बारी मुलाकात करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा।
भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में कुल 38 दल शामिल हैं और सभी पीएम मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि एनडीए के संसदीय क्षेत्रों के आधार पर सांसदों के 10 समूहों को बनाया गया है। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। इसके अलावा आज ही दूसरे चरण की भी बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ये दोनों बैठकें आज शाम को दिल्ली में होंगी। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी नेताओं की एक बैठक में तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की एक स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि राज्य सरकार की सहमति से केंद्र ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा था कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर हो और 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा किए जाने का निर्देश दिया जाए। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्द ही शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 21 सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। ये प्रतिनिधिमंडल 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर इम्फाल पहुंचा था और इसने चूड़ा, चांदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम स्थित राहत शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा संपन्न हो गई है और उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्यपाल को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने मणिपुर में प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अधिकारियों को राहत शिविरों में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और खबर तेलंगाना से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयीय टीम आज राज्य का दौरा कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में कृषि, वित्त, जल शक्ति, बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों समेत नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी लगातार तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं और हालात का मुआयना कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को इस आपदा से निपटने के लिए जो 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया है और पीड़ित परिवारों के लिए जो आर्थिक मदद दी है, उसका सही इस्तेमाल राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। 20 से ज्यादा लोग तेलंगाना में बाढ़ के कारण मर गए हैं। तेलंगाना में पिछले 1 सप्ताह से अत्यधिक बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए और कई जगहों पर खेतों को नुकसान हुआ है। इस बीच हैदराबाद में मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में आज और कल भीषण बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें आदिलाबाद, कोमाराव भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, जगीत्याल, राजन्ना, सिरसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोठा गुनेम शामिल हैं। पैसे दिए गए लगभग 1000 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार के पास है स्टेट डिजास्टर फंड का। उस फंड पैसा खर्च करके जो फ्लड इफेक्टेड एरिया में जो भी गरीब परिवारों, किसानों, जो भी तेलंगाना का जनता हो, जो भी सफर हो रहे, उनको उस पैसे खर्च करके प्राइमरी में उनको रिलीफ एक्टिविटी में हेल्प करना चाहिए। इसीलिए मैं आज तेलंगाना सरकार भी अपील किया गया, जो भी फ्लड में अलग अलग जिलों में इफेक्ट हुआ है उसको तुरंत तेलंगाना सरकार पैसे खर्च करना चाहिए। तेलंगाना सरकार भी खुद का पैसा खर्च करना चाहिए।
नरेंद्र मोदी जी सरकार जो पैसे दिए गए वो तेलंगाना सरकार के पास है, वो भी खर्च करना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं G20 देशों के कार्य समूह बैठकों की। T20 शिखर सम्मेलन थिंक इंडिया के मील के लिए एक मील का पत्थर कार्यक्रम है। T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से मैसूरू में हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। थिंक 20 G20 का एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है, जो G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए एक विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। वहीं T20 अनुशंसाओं को नीति के रूप में निर्मित भी किया जाता है। 3 दिन के इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। उनतीस जुलाई से जयपुर में आयोजित G20 के एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आज समापन है। सिविल 20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वहीं G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं C20 शिखर सम्मेलन के आज समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में योगदान के लिए कल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल पुणे में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री सुबह दगडू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री पिंपरी चिचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने की मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री PCMC द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। वे पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक PMAY घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री PCMC द्वारा निर्मित किए गए लगभग 1190 PMAY घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। और मुंबई में विरार स्टेशन के पास जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में सहायक पुलिस निरीक्षक टीकाराम भी शामिल हैं। इस घटना के बाद आरोपित RPF कांस्टेबल चेतन कुमार को दहीसर में गिरफ्तार कर लिया गया। बोरीवली रेलवे पुलिस घटना की जांच कर रही है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने मीडिया को बताया कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के B5 बोगी में सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे फायरिंग की गई। RPF के पुलिस कांस्टेबल चेतन कुमार ने सहायक पुलिस निरीक्षक टीकाराम को गोली मार दी। बीच बचाव करने वाले 3 यात्रियों की भी गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपित कांस्टेबल ने दहीसर स्टेशन पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और फरार होने का प्रयास करने लगा। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बोरीवली रेलवे पुलिस ने सभी के शव शताब्दी अस्पताल में भेज दिए हैं। बताया गया है कि इस ट्रेन में सहायक पुलिस निरीक्षक टीकाराम की टीम ने सूरत स्टेशन से ड्यूटी ज्वाइन की। टीकाराम का कांस्टेबल चेतन कुमार के साथ पालघर के बाद विवाद शुरू हुआ। किस विषय पर विवाद हुआ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।
विरार स्टेशन के आसपास चलती ट्रेन में आरोपित ने टीकाराम को अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। इसका विरोध करने वाले 3 यात्रियों को भी गोली मार दी और बोगी में टहलने लगा। ट्रेन दहीसर मीरा रोड स्टेशन के बीच जब पहुंची तो उसने चेन पुलिंग की और आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुमंगलम के पास एक कार और ट्रक कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अनाज से लदा तेज रफ्तार ट्रक नियंत्रण खो बैठा और टोलगेट पर खड़े वाहनों से जा टकराया। नोएडा के सेक्टर 9 में स्थित एक निजी कंपनी में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों के समय रहते आग पर काबू पा लिया। अभी तक किसी प्रकार की जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात घुसपैठियों को मार गिराया। इसके बाद जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि सतर्क सीमा रक्षकों ने इस घुसपैठिए को बार बार चेताया। घुसपैठिए ने हर बार चेतावनी को नजरअंदाज किया। वह देर रात करीब 1:50 पर अरनिया सेक्टर में जोबोवाल सीमा चौकी के पास सीमा बाड़ को पार कर चकमा देने के लिए इधर-उधर भागने लगा और इस दौरान जवानों की गोलीबारी में वह मारा गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 25 जुलाई को सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया था। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के उत्तरी भाग और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में निम्न दबाव के कारण राज्य के बहुत से भागों में लगातार बारिश हो रही है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने उड़ीसा के पुरी, जगत सिंहपुर, ढेंकनाल, अंगुल और संबलपुर जिलों में कल तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बालासोर, भद्रक, कटक, कालाहांडी और कंधमाल जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में जहां एक ओर मानसून की अतिवृष्टि से कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में इस मानसून में कई जिलों में 35% से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। धान की फसल की बुआई भी 10% से कम हुई है। राज्य के कृषि विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा, दुमका और चंत्रा सहित 13 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कई इंतजाम किए हैं। रांची के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने आगामी 3 से 4 दिनों में झारखंड के कुछ भागों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और महिला आयोग की एक टीम के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कोलकाता में राजनीतिक गुंडों द्वारा एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट, छेड़छाड़ जैसे गंभीर मुद्दों पर मामले की जांच करने के लिए हावड़ा पहुंच चुकी हैं। इसके बाद वे मालदा जाएंगी। और जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 1500 से अधिक तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पहले बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर पहुंचेगा और फिर तीर्थयात्री वहां से दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाएंगे। भगवती नगर शिविर से कुल 1550 तीर्थयात्री 66 गाड़ियों के काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। उनमें से 482 तीर्थयात्री बालटाल के रास्ते, छोटे रास्ते से जाएंगे, जबकि 1068 लोग नुनवान पहलगाम के परंपरागत लंबे रास्ते से यात्रा करेंगे। इसके साथ ही 30 जून से अब तक जम्मू के आधार शिविर से 1,41,994 तीर्थयात्री श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जा चुके हैं। वहीं इस बार अब तक के रिकॉर्ड 3,91,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले काफी अधिक है।
दक्षिण कश्मीर में हिमालय की श्रृंखला पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा इस बार 62 दिन चलेगी। और आज सावन का चौथा सोमवार है। सावन सोमवार के दिन मंगलवान भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक का बेहद खास महत्व है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय माना जाता है। साथ ही इस माह में अधिक मास भी है। इसके कारण सावन के सभी सोमवार और ज्यादा खास बन गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह से भक्तों का तांता लगा है। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन महीने के चौथे सोमवार को भक्तों ने पूजा अर्चना की। कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर, बनखंडेश्वर महादेव, सोमनाथ मंदिर, जागेश्वर महादेव समेत सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्तों ने चौथे सोमवार को पूजा अर्चना की। एनडीआरएफ यूं तो आपदा मोचन के लिए जाना जाता है, लेकिन एनडीआरएफ की एक कंपनी ने वाराणसी में सावन को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए शिविर लगाया गया है। साथ ही घाटों पर भी जागरूकता फैलाने का काम एनडीआरएफ द्वारा किया जा रहा है। इस विषय पर और जानकारी के लिए देखते हैं संवाददाता हरिकेश की एनडीआरएफ कमांडेंट एम.के. शर्मा से खास बातचीत। काशी में कई नदियां हैं, गंगा, गोमती, वरुणा, जिसका प्रभाव रहता है इधर के क्षेत्र में। खास तौर पे एक योजना बना रखी है कि अगर नदियों में जल का स्तर बढ़ता है तो किस तरह से लोगों को ये लोग सुरक्षित पहुंचाएंगे, सुरक्षा करेंगे। एनडीआरएफ 11 बटालियन के मनोज एम.के. शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस तरह की तैयारी है अगर बाढ़ आती है? चूँकि आप केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश तक का आपका कार्यक्षेत्र है। जून और जुलाई के माह में हमने विशेष अभियान चलाकर सभी लोगों को तैराकी में और निपुण किया, और यहाँ जो हमारी नौकाएं होती हैं, जो बोट होती हैं, उनका नौका संचालन में भी हमने विशेष ट्रेनिंग दी। कुछ लोगों को हमने विशेष ट्रेनिंग के लिए डीप डाइविंग कोर्स करने के लिए कोलकाता, गोवा और भारत के अन्य संस्थानों में भेजा था। वो लोग आए, उनकी भी हमने सेवाएं ली। हमारे कार्मिक जो स्टेट इमरजेंसी ऑप्स कंट्रोल रूम है लखनऊ और SEOC स्टेट इमरजेंसी ऑप्स कंट्रोल रूम भोपाल, वहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। नेपाल की भी जो हमारी वेबसाइट है, नेपाल के भी जो इससे बाढ़ से और पानी से संबंधित डिपार्टमेंट है, उसका भी मॉनिटरिंग करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था बना रखी है? चूँकि गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान के बाद ही लोग जलाभिषेक भी करने जाते हैं, जो गंगा का ही जल होता है। काशी के लिए विशेष रूप से हमने 2 टीमों की व्यवस्था की हुई है, जो भारी मात्रा में बोट और हमारे जो तैराक हैं और जो गोताखोर हैं, उनके साथ वो टीम वहाँ पर तैनात है। वाटर एम्बुलेंस हमारी 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जल पुलिस के सहयोग से समय समय पर वहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि गहरे पानी में जाने से बचें। तो बाहर से आने वाले कांवड़िए और श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमने एक विशेष चिकित्सीय कैंप का आयोजन किया है। एनडीआरएफ केवल आपदा के लिए ही नहीं, कांवड़ियों के, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अपना एक कैंप लगा रखा है काशी विश्वनाथ धाम। सावन के लिए विशेष रूप से इन लोगों ने व्यवस्था की है। घाटों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि गहरे पानी में न जाएं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और आइए बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजार आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही दबाव में कारोबार करता नजर आ रहा है। बाजार ने आज सपाट स्तर पर मिले जुले कारोबार की शुरुआत की थी। शुरुआती कारोबार में बिकवाली के दबाव की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक ने लाल निशान में वो खुले, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खरीदारी शुरू होने की वजह से दोनों सूचकांक रिकवरी करके हरे निशान पर कारोबार करने लगे। पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और JSW स्टील के शेयर 2.93% से लेकर 1.41% तक की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे।
दूसरी ओर अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा के शेयर 2.48% से लेकर 0.89% तक की कमजोरी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं वो शो किया, आपको फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। थाईलैंड में पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। दक्षिणी थाईलैंड में गोदाम में हुए विस्फोट में कम से कम 121 लोग घायल हुए। घटना शनिवार को दक्षिणी प्रांत नाराथीवाट के सुंगई कोलोक शहर में हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गोदाम में अलमारियां बनाने के लिए किए जा रहे वेल्डिंग कार्य से निकली चिंगारी के कारण यह विस्फोट हुआ। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने रविवार को एक संवैधानिक जनमत संग्रह के लिए मतदान किया। अगर ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद की सीमा को हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति फॉस्टिन अंचेज टोडरा को 2025 में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाएगी। टोडेरा को पहली बार 2016 में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था और 2020 में उन्होंने फिर से चुनाव जीता, जो कि उनका अंतिम कार्यकाल माना जा रहा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस पर निशाना साधा। इस साल की शुरुआत में ही डेसेंटिस को ट्रंप के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया है, लेकिन हाल के हफ्तों में उनके अभियान में गिरावट भी देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कड़ी टक्कर मिलने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप को बाइडेन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार भी माना जा रहा है। वहीं रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका के मैरीलैंड, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी में भयंकर तूफान आया है। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आए तूफान से बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और संपत्ति की हानि हुई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कुछ क्षेत्रों में 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं दर्ज की थीं, जिसके चलते कई जगह पेड़ गिरने और तार टूटने से कई लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। चौथे दिन के आखिरी तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 135 रन बना लिए हैं। दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। आज ऑस्ट्रेलिया 135 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए 249 रन की जरूरत है। वहीं इंग्लैंड को सीरीज बराबरी पर लाने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।